नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जीआईबी एग्जाम के लिए हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है। जीआईबी के यूनिट वाइज वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीआईबी के पेपर 3 की यूनिट 9, जिसका नाम है टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़। साथियों, बैंक की जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं उनको ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में रख सकते हैं। या तो फंड बेस्ड हो सकती हैं या नॉन फंड बेस्ड हो सकती हैं। फंड बेस्ड जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, उनमें डायरेक्ट आउटफ्लो ऑफ फंड होता है, जिसमें जो पैसा है वो सीधे बैंकर जो लेंड करता है उतना पैसा जो है वो बोरोवर को दे दिया जाता है। नॉन फंड बेस्ड लिमिट जो है उसमें डायरेक्ट लेंडिंग नहीं होती है, वो पैसा जो है सीधे बोरोवर को नहीं दिया जाता है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि क्रेडिट फैसिलिटी फंड बेस्ड में कौन कौन सी आती हैं, नॉन फंड बेस्ड में कौन कौन सी आती हैं। फंड बेस्ड में साथियों फर्दर जो है कैश क्रेडिट आते हैं, ओवरड्राफ्ट आते हैं, टर्म लोन, डिमांड लोन आते हैं, और बिल फाइनेंसिंग जो होती है वो भी, ये सारी जो है वो फंड बेस्ड में होती हैं। नॉन फंड बेस्ड में कॉमनली जो आते हैं वो बैंक गारंटी है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, या एक्सेप्टेंस फैसिलिटी है। बट मेनली जो है वो बैंक गारंटी और एलसी, यही दो जो है वो मेन नॉन फंड बेस्ड की लिमिट्स हैं। कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट जो है ये भी फंड बेस्ड में आते हैं। कैश क्रेडिट क्या होता है साथियों, शॉर्ट टर्म लोन है जो कि बिजनेस को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है उनकी वो फुलफिल करने के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो दिया जाता है वो सीसी कहते हैं हम उसको। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी साथियों बैंक जो देते हैं इंडिविजुअल्स को या कंपनीज को कि वो मनी विड्रॉ कर सकते हैं अपने अकाउंट से, इवन दो अगर उनके अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस नहीं है तब भी वो ओवरड्रॉइंग की फैसिलिटी जो देते हैं वही ओवरड्राफ्ट होता है। अब ये कई केसेस में साथियों जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है ये विदाउट सिक्योरिटी हो सकती है, कुछ समय के लिए जो दी जाती हैं, जैसे क्लीन ओडी वगैरह जो दी जाती हैं, या अभी हमने देखा जनधन अकाउंट में भी ओडी की फैसिलिटी दी गई है सरकार के द्वारा। तो ये सारी जो होती हैं ये क्लीन ओडी होती हैं, या फिर कुछ फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो अगेंस्ट सिक्योरिटी होती हैं, जैसे ओडीआईपी होती है, ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो होती है, या एफडी के अगेंस्ट ओडी जो मिलती है तो उसमें सिक्योरिटी रखी जाती हैं। तो कई जगह सिक्योरिटी होती हैं, कई जगह बिना सिक्योरिटी के टेम्प्ररी जो ओडी दी जाती हैं, टीओडी हैं या क्लीन ओडी हैं, ये सब दी जाती हैं। कैश क्रेडिट साथियों कुछ समय के लिए जो वर्किंग साइकिल है जो बिज़नेस की उसको मेंटेन करने के लिए, उसको फंड करने के लिए ये फैसिलिटी दी जाती है। और इनमें कितनी भी बार पर्सन जो है वो दोनों ही में, कैश क्रेडिट में और ओवरड्राफ्ट में, डिपॉजिट और विड्रॉल्स जो हैं वो अलाउड होते हैं, चेक बुक इशू कर दी जाती है। और सीसी साथियों नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम ये मान के चलते हैं कि जब पर्सन जो फैक्ट्री में कोई सामान तैयार हो रहा है तब से लेके और वो जब तक बिकेगा उसका पैसा जो बिजनेसमैन है उसके पास आएगा, तब तक वो 2 या 3 महीने का जो साइकिल होगी, किसी किसी बिजनेस में 30 दिन में पैसा वापस आ जाता है, किसी में हो सकता है 2 महीने लग जाएं, 3 महीने लग जाएं। तो उस टाइम पे उसका बिजनेस फर्दर हैम्पर ना हो, फंड्स की जो शॉर्टेज ना हो, इसलिए उसको सीसी की फैसिलिटी दी जाती है। तो ये है साथियों। अब इन दोनों में क्लेटन का रूल लगता है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम देखते हैं। रूल इन क्लेटन्स केस, इसमें क्या होता है साथियों, जो रनिंग अकाउंट है, जो कैश क्रेडिट जो है, करंट अकाउंट है या कैश क्रेडिट है, उसमें क्या होता है, कोई स्पेसिफिक अप्रोप्रिएशन नहीं होता है फंड्स का। एग्जैक्ट डेबिट जितने हुआ है, मान लीजिए डेबिट तो हुए 1 लाख रुपए, फिर 50,000 हुए, फिर फर्दर कोई डेट में 20,000 हुए, लेकिन जब क्रेडिट होगा तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली जो है जितना फंड, जो अमाउंट डेबिट हुआ था उतना ही फंड क्रेडिट हो। तो हो सकता है जब क्रेडिट हो रहा हो तो एक बार 70,000 हो, किसी बार 40,000 हो, तो इस तरह से अलग अलग अमाउंट क्रेडिट होंगे, अलग अलग अमाउंट डेबिट हुए हैं। लेकिन अब बात यह आती है कि जो डेबिट हुए हैं उनमें, अब डेबिट की मान लो 3 एंट्री हैं, अब क्रेडिट आज अगर होता है 70,000, तो उसमें से वो कौन सी डेबिट की एंट्री को सेटल करेगा, तो वहाँ पे एक रूल ऑफ क्लेटन लगता है। तो वो क्लेटन का रूल कहता है जो डेबिट साइड में जो पहला आइटम होगा, जो सबसे पुरानी जो एंट्री होगी, सबसे पहले उसको सेटल किया जाएगा। जो क्रेडिट की एंट्री आएगी, जो डेबिट की जो फर्स्ट एंट्री होगी उसको पहले सेटल करेगी, उसके बाद में अगर अमाउंट बचता है तो फिर वो सेकंड एंट्री में चला जाएगा। मान लीजिए 1 लाख पहली एंट्री जो है डेबिट की 1 लाख की है, उसके बाद में 50,000 है, उसके बाद में 20,000 है, और जो क्रेडिट की एंट्री आई वो 1,20,000 की आई। तो सबसे पहले तो 1 लाख रुपए जो फर्स्ट एंट्री के हैं वो सेटल होंगे, उसके बाद में जो सेकंड एंट्री है उसमें से 20,000 रुपये सेटल कर दिए जाएंगे। तो ये क्लेटन का केस है। द रूल ऑफ क्लेटन्स केस अप्लाइज टू ओवरड्रॉन
करंट अकाउंट वेयर द लाइबिलिटी ऑफ एनी पार्टी इज़ डिटरमाइंड। अब वही है साथियों जहाँ पे ये सीसी और ओडी के केस में लगता है, और साथ ही करंट अकाउंट में अगर ओवर ड्राइंग हो गई है, मान लीजिए कोई टेम्प्रेरी ओडी अलाउड की गई है, डेबिट बैलेंस अलाउड किया गया है, उस केस में भी जब सेटलमेंट होगा तो पहली जो एंट्री होगी डेबिट की वो सेटल होगी क्रेडिट एंट्री के द्वारा, तो वहाँ भी क्लेटन केस अप्लाई होगा। टर्म लोन और डिमांड लोन साथियों क्या होते हैं? टर्म लोन जनरली प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के केस में दिया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जहाँ पे होता है, पर्सन है कोई बिजनेस सेटअप कर रहा है तो उसको अपनी बिल्डिंग बनानी है, मशीन्स खरीदनी है और फिक्स्ड एसेट जो है सेटअप करने हैं, जनरेटर खरीदना है, मशीन लानी है, तो ये सारे जो खर्चे होते हैं उनके लिए टर्म लोन दिया जाता है। और टर्म लोन जो है लमसम अमाउंट में एक बार पेएबल होता है, दे दिया जाता है, टर्म लोन ग्रांट कर दिया जाता है। उसके बाद में उसका जो रीपेमेंट आता है वो ओवर अ पीरियड इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके आता रहता है। क्योंकि आज किसी ने मान लीजिए मशीन लगाई है, सेटअप करी है, तो उसकी कॉस्ट ऐसा तो नहीं है कि वो 1 साल में 2 साल में उसकी कॉस्ट जो है, बिल्डिंग बनाई है, मशीन लगाई है, उसकी कॉस्ट वो 1-2 साल में रिकवर कर लेगा, तो उस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए उसकी वो सेट की जाती हैं, ईएमआई सेट की जाती हैं, थोड़ा थोड़ा करके वो ईएमआई देता रहता है। और ईएमआई डिपेंड करता है कस्टमर की और बैंक की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से, बिज़नेस का नेचर कैसा है उस हिसाब से ईएमआई सेट की जाती हैं। और मंथली भी हो सकती हैं, हाफ ईयरली भी होती हैं, कई बार ईयरली भी ईएमआईज होती हैं, तो उस तरह से वो सेटल किया जाता है। डिमांड लोन जो होते हैं वो रीपेबल ऑन डिमांड होते हैं, और जैसे भी जो भी शेड्यूल जो है बैंक का और बोरोवर के बीच में जो सेटलमेंट हुआ होता है उस तरह से डिमांड लोन जो है रिपेबल होते हैं। अब लोन्स जो हैं नॉर्मली ऐसा कोई थंब रूल या ऐसा कोई लॉ नहीं है कि इतने टाइम तक दिए गए हों तो उनको हम मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म कहेंगे, और इस टाइम से ज़्यादा दिए हों तो हम उनको लॉन्ग टर्म लोन कहेंगे। बट जनरली जो प्रैक्टिस है उसमें शॉर्ट टर्म लोन जो है 1 साल से कम के जो लोन्स होते हैं, 1 साल में जो रिपेबल होते हैं, उन्हें हम शॉर्ट टर्म लोन्स कहते हैं। जैसे सीसीओडी वगैरह होती हैं, साल में रिन्यू करनी होती हैं, तो या केसीसी वगैरह हैं, तो ये जो है वो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं। मीडियम टर्म में आते हैं जो 7 साल तक के लोन्स होते हैं, जनरली टर्म लोन्स। और लॉन्ग टर्म में जो आते हैं जो 7 साल से ज़्यादा के लोन हैं, जैसे कि हाउसिंग लोन वगैरह है, या जो बड़े टर्म लोन्स हैं तो वो भी 7 साल से ज़्यादा के होते हैं नॉर्मली, तो वो जो है वो लॉन्ग टर्म लोन्स में आते हैं। बिल फाइनेंसिंग जो है नॉर्मली जो बिल डिस्काउंटिंग के थ्रू बैंक करते हैं, और इसमें क्या है, बिल एक्सचेंज ड्रॉन बाय बोरोवर और थर्ड पर्सन ऑन द कस्टमर ऑफ बोरोवर। तो बिल जो है वो नॉर्मली क्या होता है, जैसे किसी ने कुछ सामान बेचा और उसके बदले में उसको पैसे, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है जिसने ट्रांजैक्शन करी है, उसका सामान बेचा है, बट उसके पास जो पेमेंट आएगी वो 30 दिन बाद आएगी या 60 दिन बाद आएगी, जैसा भी उनके बायर के साथ जो एग्रीमेंट हुआ हो। लेकिन तब तक वो पर्सन क्या करेगा, उसको अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करेगा, वो बैंक वो जो बिल उसको मिला है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, उसको लेके बैंक के पास जाएगा और बैंक उसको फंड कर देगा उसके बिल के अगेंस्ट में, या चेक जो मिला हो उसके, चेक परचेज भी होता है कई बार, तो उनके जो बिल्स होंगे उसके अगेंस्ट में बैंक जो है वो फंडिंग कर देगा, ताकि उसका जो है काम चलता रहे, उसकी जो बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल होती रहे। और उसके बाद में जब वो पैसा आएगा, जब वो बोरोवर जो है वो परचेज़र जो है उस बिज़नेस का जिसने सामान ख़रीदा था, वो जब पैसा वापस करेगा, उस केस में बैंक अपना जो लोन है वो सेटल कर लेगा, और जो पैसा बचेगा वो बिजनेसमैन को वापस दे देगा, उस बोरोवर को, बैंक का जो बोरोवर है उसको वापस दे देगा। तो इसमें नॉर्मली बिल डिस्काउंटिंग या बिल परचेज होता है, ड्राई बिल एक्सेप्टेंस होता है, या बिल्स को एक्सेप्टेंस होता है। तो ये 3 तरह से बिल फाइनेंसिंग बैंक करता है। गारंटी फैसिलिटी दी जाती है, ये साथियों अब नॉन फंड बेस्ड में आ गए हम। नॉन फंड बेस्ड में पहली जो है वो गारंटी है। तो बैंक गारंटी मीन्स अ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन इंश्योर्स दैट द लाइबिलिटी ऑफ अ डेप्टर विल बी मेट, इन अदर वर्ड द डेप्टर फेल टू सेटल अ डेप्ट द बैंक विल कवर इट। तो इसमें क्या है, कोई लेंडिंग इंस्टीट्यूशन जो बैंक है वो गारंटी ले लेता है अपने कस्टमर के बिहाफ पे कि वो कोई भी जो उसकी लाइबिलिटी है डेप्टर की, उसकी जो कस्टमर की, बैंक का जो कस्टमर है उसकी कोई लाइबिलिटी है किसी थर्ड पर्सन के प्रति, तो उनको वो पूरा करेगा। अगर वो पूरा नहीं कर पाता, उस केस में अगर वो फेल कर जाता है, तो उस केस में जो ड्यूटी है वो बैंक की, लाइबिलिटी जो है वो बैंक की बन जाती है, क्योंकि बैंक ने गारंटी ली है। तो बैंक जो है एक जो पर्टिकुलर जो अमाउंट जो है वो पे करेगा उस थर्ड पर्सन को, जिसके अपने कस्टमर के बिहाफ पे। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें परफॉर्मेंस गारंटी आती है, डेफर्ड पेमेंट गारंटी आती है, एडवांस पेमेंट गारंटी आती है, गारंटी टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ये 4 तरह की गारंटी इसमें कवर होती हैं गारंटी फैसिलिटीज़ में। अब दूसरा होता है साथियों नॉन फंड बेस्ड में एलसी आती है। एलसी काफ़ी कॉमन है, लेटर ऑफ क्रेडिट। अब बैंक जो है
बैंकर अंडरटेक टू पे ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एज स्पेसिफाइड इन लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है, जो नॉर्मली जो है इम्पोर्टर, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है वहाँ पे ये पिक्चर में आता है, और जो इम्पोर्टर है उसका बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करता है, और वो अंडरटेक करता है, वो कहता है कि हम इस जो इम्पोर्ट है उसका पेमेंट अगर हमारा जो कस्टमर है अगर वो नहीं करता है पर्टिकुलर डेट पे, तो फिर हम करेंगे, प्रोवाइडेड कि आप हमें जो भी जो एलसी की टर्म्स एंड कंडीशन है, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें। आप ध्यान रखेंगे साथियों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैंक जो है हमेशा डॉक्यूमेंट्स में डील करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में अगर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर आ जाते हैं बैंक के पास, तो बैंक को एलसी के अगेंस्ट जो एलसी जो इशू की है बैंक ने, इंपोर्टर के बैंक ने, उसको वो पेमेंट करना होता है। अगर वो एलसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो डॉक्यूमेंट आए उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ड्यू डेट पे उनको उसका पेमेंट करना होगा। क्योंकि बैंक जो है डॉक्यूमेंट में डील करता है, बैंक जाके ये चेक करने कोई भी बैंकर नहीं जाता कि एक्चुअली में एक्सपोर्ट हुआ है, वो सामान आ गया है पोर्ट पे जाके, बैंकर तो कोई देखने जा नहीं रहा कि कंटेनर कितने आए हैं या प्रॉपर है कि नहीं है, सामान में डैमेज तो नहीं है। वो जो है वो कंफर्मेशन जो है उनको सारा कुछ जो है वो डॉक्यूमेंट पे ही डिपेंड करता है। द बैंक जनरली फॉलोज यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। तो साथियों, जो एलसी जो जारी की जाती हैं वो यूसीपीडीसी के नॉर्म्स जो हैं, यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, तो ये यूसीपीडीसी से हम शॉर्ट में कहते हैं, इसके जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से जारी की जाती हैं। आजकल जो है यूसीपीडीसी 600 चल रहा है, तो उसके अंडर जो गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स हैं, वो फॉलो किए जाते हैं जब भी एलसी इशू की जाती है। और ये जो इशू करता है, ये कौन करता है? इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो संस्था है, वो यूसीपीडीसी की गाइडलाइंस जारी करते हैं। तीसरी जो नॉन फंड बेस्ड में लिमिट जो फैसिलिटी आती है वो है अंडर राइटिंग एंड क्रेडिट गारंटी। तो अंडर राइटिंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय सम लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक और इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट हाउसेज, वेयर बाई दे गारंटी पेमेंट इन केस ऑफ डैमेज और फाइनेंशियल लॉस एंड एक्सेप्ट द फाइनेंशियल रिस्क फॉर लाइबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम सच गारंटी। तो अंडरटेकिंग सर्विसेज साथियों, कुछ बैंक हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े, वो ले लेते हैं, जहाँ पे वो गारंटी लेते हैं कि अगर कोई डैमेज या फाइनेंशियल लॉस होगा उसको एक्सेप्ट करते हैं, उस रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा साथियों चलन में नहीं है। मेनली जो है नॉन फंड बेस्ड में आपको जो याद रखनी है वो एलसी और बीजी, बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स भी आते हैं। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जो हैं, बैंक ऑल्सो ऑफर डेरिवेटिव प्रोडक्ट टू देयर क्लाइंट टू इंश्योर देम टू हेज देयर करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो साथियों, ये क्या होता है डेरिवेटिव प्रोडक्ट? पहले तो हेजिंग समझ लीजिए। हेजिंग क्या होता है? जब भी कोई आपका रिस्क है, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में करेंसी का रिस्क रहता है, क्योंकि डॉलर के और रुपये के जो प्राइस हैं वो चेंज होते रहते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं। उस केस में उनका रिस्क है कि आज मान लीजिए किसी कस्टमर ने कोई क्लेम किया है, कुछ इंपोर्ट किया है या एक्सपोर्ट किया है, दोनों ही केसेस में, और बाद में डॉलर के रेट चेंज हो जाते हैं या फिर इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं, तो उस केस में उनको नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते और वो अभी से पहले से ही बुक करके रखते हैं। एक्सपोर्टर्स जनरली क्या करते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लेते हैं। जैसे उन्हें पता है कि मान लीजिए हमारी 6 महीने बाद इतनी इतनी पेमेंट्स आनी है, तो वो पहले ही बैंक से कहते हैं कि हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर दीजिए आप, कि आज जो रेट चल रहा है या उस रेट पे हमें वो पेमेंट आ जाए। मान लीजिए 6 महीने बाद कभी रेट कम ना हो जाए डॉलर के, तो उसमें हमें नुकसान ना हो, कि करेंसी के रेट फ्लक्चुएट हो, उससे नुकसान ना हो, तो वो अपने आप को इस रिस्क से बचाने के लिए हेजिंग करके रखते हैं। हेजिंग वही है अपना रिस्क मिटिगेट करना, रिस्क जो है अपना कम करना, अपना एक्सपोजर जितना भी उनका फॉरेन करेंसी में वो है, तो उसको हेज करके रखते हैं। तो इसमें नॉर्मली जो है जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो बुक किए जाते हैं वो आते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में। बाकी जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ कुछ और जो हो सकती हैं, वो पर्सनल लोन या जो कार हाउसिंग के लिए लोन्स दिए जाते हैं वो हैं, और अब तो कंज्यूमर लोन्स भी दिए जाने लगे हैं, जो जैसे कि कई सारे बैंक कंज्यूमर लोन देते हैं, जिसमें आप किसी को अगर गाड़ी खरीदनी, घर का कोई सामान खरीदना है, टीवी, फ्रिज, तो ये सब एसी, इन सब के लिए भी जो लोन बैंक अब देने लगे हैं, तो वो कंज्यूमर लोन्स में आ जाते हैं। तो ये अदर फैसिलिटीज़ में आ गए। तो नॉर्मली जितनी भी फ़ंड और नॉन फंड बेस्ड लिमिट जो हमने डिस्कस करी हैं, यही सब बैंक के द्वारा दी जाती हैं। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही था, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इन्हें लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। और कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई सजेशन है वो भी आप वहाँ बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को हमारे
जितने भी JIB पेपर देने जा रहे हैं, जितने भी हमारे बैंकर साथी हैं, उनके साथ आप शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।